नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से आप सबों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे इस केवी स्टूडियो में आप सबों को एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है। जी, हम बात कर रहे हैं आद्या अकादमी के संस्थापक सह अंग्रेजी के विद्वत शिक्षक अमित सर का। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि कैसे बच्चे अंग्रेजी के भय से भयमुक्त हो और कैसे उनका सर्वांगीण विकास हो। इनसे जानते हैं। अमित सर, हमारे केवी स्टूडियो में आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद गौरव सर। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ केवी स्टूडियो के टीम के साथ साथ रोशन सर को, जो ये संचालित कर रहे हैं। हम साधारण से लोगों को जुबान देने का काम कर रहे हैं। ये बेजुबान को जुबान देने का काम कर रहे हैं। समाज के अंदर, क्षेत्र के अंदर राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन को इन्होंने आवाज़ दिया है। हम साधारण सा व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्तियों को आपके माध्यम से इस ज़िले में, इस राज्य के अंदर पहुंचा पा रहे हैं। और पहुंचाने में आपका, आपके स्टूडियो का, गौरव सर का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। सर, हम चाहेंगे जो दर्शक आपको यहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनसे अपना परिचय और अपना शिक्षा दीक्षा साझा करें। जी बिल्कुल सर। जी, मेरा नाम अमित कुमार निराला हुआ। मेरे पिताजी का नाम श्री अवधेश प्रसाद सिंह। मैं ग्रामीण प्रवेश का रहने वाला हूँ। मेरा गांव शेहमा यहीं से 4 किलोमीटर दूर नगर से और नगर निगम वार्ड नंबर 18 में आता है। सर, मैं अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो लिया वो निजी स्कूल से लिया। शिक्षा निकेतन नाम का एक विद्यालय चलता था। जी। और शिक्षा निकेतन में मैं पढ़ा, वहीं मैं हॉस्टल में रहता था। वहाँ से मैंने नवोदय की परीक्षा दी और मेरा दाखिला जो है जवाहर नवोदय विद्यालय जसीडीह देवघर में हुआ। जी। देवघर में मैं 10वीं उत्तीर्ण किया। उसके बाद क्योंकि देवघर जो नवोदय विद्यालय था वो 10th तक ही था, अपना बिल्डिंग नहीं था। +2 के लिए मुझे दूसरे नवोदय विद्यालय की ओर रुख करना पड़ा और जवाहर नवोदय विद्यालय हसडीहा दुमका में मैं 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर मैं जब पुनः वापस आया 2005 में आया तो मैं कुछ दिनों के लिए पटना में तैयारी वगैरह किया। फिर BHU का एग्ज़ाम दिया, उसमें मेरा 9वां रैंक आया था। लेकिन BHU में मैं एडमिशन नहीं करा पाया किसी वजहों से। जी। BHU के बाद जो है फिर मैंने और भी परीक्षाएं दी तो दिल्ली में मेरा एडमिशन हुआ और दिल्ली में मैंने BCA किया, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर वहाँ से मैं BCA करके जो है वही एक निजी कंपनी गैलेक्सी इंटरनेशनल में मैं जॉब कर रहा था। फिर वहाँ से जो है अपने को आगे बढ़ाता गया, अपनी कद को आगे बढ़ाता गया। तो इसी क्रम में जो है TCS में मेरी जॉब हुई। जी। तो TCS में मैं कुछ दिनों तक जॉब किया। तो जॉब करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरी उम्र कम है और बहुत चीज़ें मुझे मिल रही हैं। जी। और मेरे पास टैलेंट है, तो क्यों ना इसको हम जो है दूसरे सेक्टर्स में ले जाएं। जी। तो वहाँ से मैंने अपने सेक्टर को चेंज कर लिया, बदल लिया और बदल के मैं जो है UPSC की ओर गया। क्योंकि सबसे बड़ा चार्मिंग, और मैं भी मानता हूँ कि इंडिया का सबसे टॉप प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है। जी। तो UPSC की तैयारी मैंने करने के लिए मैं मुखर्जी नगर की ओर रुख किया। तो वहाँ पे मैंने जो है लगभग 3 साल लगभग जो है पूरा मेहनत किया। फिर मैंने अटैम्प्ट लिया। जी। तो अटैम्प्ट लिया तो मैंने 3 अटैम्प्ट लिया कुल, 11, 12 और 13। तो 11, 12, 13 जो है अटैम्प्ट लिया तो 11 में मेरा कोई रिज़ल्ट नहीं आया। जी। तो मैं परेशान नहीं हुआ। लेकिन 12 में मुझे रिज़ल्ट आया। मैं PT दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू तक पहुंचा। उस समय मेरा जो 2 विषय होते थे वैकल्पिक, उस फर्स्ट टाइम में मेरा जो है हिंदी और जो है आपका हिस्ट्री, इतिहास, हिंदी साहित्य और इतिहास मेरा विषय था। और इतिहास में मुझे अच्छे मार्क्स आए थे, लेकिन हिंदी जो है कम मार्क्स आए, जिस वजह से मुझे लगता है मेरा रिज़ल्ट नहीं बन पाया। फिर दूसरी बार मैंने हिंदी को बदल दिया, क्योंकि उसके जो पोएम सेक्शन जो हैं, पद का जो सेक्शन था वो मुझे परेशान कर रहा था। साहित्य में मेरी इतनी रुचि थी नहीं। जी। छोटा सिलेबस के कारण मैंने उसको पकड़ लिया था। तो मुझे लगा कि मैं इसे बदल दूं। फिर मैंने ज्योग्राफी लिया। तो फिर भी मैं इंटरव्यू तक गया, लेकिन ये मेरे नसीब में नहीं था। और जो है पुनः फिर भी मैं हारा नहीं अपने आप। जी। हारा नहीं।
मैं वहीं दिल्ली में ही कंपटीशन की तैयारी के बच्चों के लिए जो है एक संस्थान खोल दिया। जी जी। वहीं वजीराबाद में मैंने संस्थान खोला और मैं वहीं पढ़ाता था। पढ़ाने का मेरा जो ये अनुभव कहिए या पढ़ाने का जो शौक़ कहिए, एक पैशन के रूप में मैं, क्योंकि जब मैं नवोदय में पढ़ता था तो नवोदय विद्यालय में भी एक रिमीडियल क्लासेस होती थी जो कमज़ोर बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती थी, और उन क्लासेस में उसी क्लास के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता था जो उस टॉपिक पे, उस चैप्टर पे कमांड रखते थे, बेहतर होते थे, और उन बच्चों के माध्यम से जो है उन बच्चों को पढ़ाया जाता था। जी जी। तो उसमें मैंने बहुत बार जो है ये कार्य मैंने किया था पढ़ने के दौरान ही। जी जी, मैं बिल्कुल मैं करता था। जी। और इवेंट सर एक क्वेश्चन आपसे लेना चाहेंगे, आपने 11, 12, 13 लगातार 3 साल मुखर्जी नगर में तैयारी की। मैं हाँ, दिल्ली तो मैं पूरा 6 साल रहा। 6 साल रहा, लेकिन 3 साल आपने यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी की। जी। आपने 2 बार साक्षात्कार अटेम्प्ट किए, सफलता भले ही आपको नहीं मिली, लेकिन आज आप एक सफल शिक्षक के रूप में हमारे जिले में जाने जाते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर, क्या कारण रहा कि अंतिम रूप से आपका चयन यूपीएससी में नहीं हो पाया? सर इस कारण को तो मैं अभी तक पता नहीं कर पाया, लेकिन चीज़ें तक आप नहीं पहुंच पाते हैं तो आपका दिल गवाह दे देता है। तो बीच के समयों में मैंने कुछ गलतियां की और उन गलतियों का परिणाम मुझे मिला। मेरा इंटरव्यू था, इंटरव्यू से पहले होली था। होली के समय में जो है ज़्यादातर अपना समय इंटरव्यू पे ना फोकस करके जो है दोस्तों के बीच जो है अपना समय दे दिया। इन वजहों से किया। और दूसरा कारण ये रहा कि मैं दिल्ली में था और बीच बीच में जो है मैं ये नहीं देखता था कि मुझे लगता था कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहा हूं। जी जी। तो ओवर कॉन्फिडेंस मुझे लेके डूब गया। मैं गांव तरफ रुख कर देता था, जब मन होता था मैं चला आता था। तो ये जो समस्याएं मैंने खुद उत्पन्न किया। जी जी। मैं कंसियस नहीं हो पाया कि मेरा रिजल्ट बन रहा है। थोड़ा सा भी मतलब जो है कॉन्फिडेंस को ना लेकर के जो है उसके प्रति मैं सचेत रहता, मेरा रिजल्ट बन रहा है, बस इसको लेकर के हम चलें, इसको लेकर के चलें। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि रिजल्ट बन रहा है, इसको भी समेट लेंगे तो ये सही हो जाएगी। तो इस वजह से पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं एकाग्रता की थोड़ी सी कमी। बिल्कुल मैं मल्टी डायमेंशन की ओर मुड़ गया। अच्छा कोई बात नहीं सर, स्ट्रैटेजी मेरा जो है थोड़ा सा, आज भले ही आपका चयन नहीं हो पाया फिर भी आपकी एक प्रतिष्ठा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हम जानना चाहेंगे, एक जब आप दिल्ली से बेगूसराय आ गए तो बेगूसराय में आपने कब से, कहां पर और किस नाम से अपनी संस्था शुरू की? जी सर, बेगूसराय जब मैं आया तो मैं सर्वप्रथम जो है नॉलेज पार्क के नाम से कंपटीशन कोचिंग खोली डाक बंगला रोड में। तो वहाँ पे अच्छे खासे बच्चे थे, अच्छी टीम थी मेरे पास, लेकिन मैं एक्सीडेंट हो गया और उस वजह से जो है वो कोचिंग जो है टीम टूट गई। टीम टूटने के बाद आपके साथ मैंने काम किया। जी जी। सेंट जेवियर्स स्कूल में सूरजपुरा में मैं वहाँ काम किया। तो वह दौर था जब मेरी कोचिंग टूटी थी और उसके बाद मैं आपके साथ था। जी जी। तो वहाँ हमने काम किया। उसके बाद जो है हम धीरे धीरे विद्यालयों में पढ़ाने लग गए। विभिन्न विद्यालयों में भी आपने सेवा दी आपने। बेगूसराय की लगभग शुरुआत बेगूसराय स्कूल अगर विद्यालय की जाए तो मैं डीपीएस में सबसे पहले पढ़ाया। डीपीएस के बाद फिर विकास विद्यालय, कृष्णामूर्ति के बाद मैं बताना चाहूँगा यहाँ से इस माध्यम से कि बेगूसराय जिला का सर्वोत्तम विद्यालयों में से एक है माउंट लिटरा। जी जी बिल्कुल। और वहाँ मैंने पढ़ाया और वहाँ मैंने पढ़ाया 10th क्लास तक के बच्चों को। मेरा क्लास था 8, 9, 10 3 क्लास के बच्चों को ही मैं हमेशा से सीनियर क्लास को पढ़ाया। तो वहाँ मैं पढ़ाता था। फिर माउंट लिटरा से फिर जो है अन्य जगहों पे जो है वर्तमान में सर फिर मैं आज अपना एक संस्थान को जो है स्थापित किया आद्या अकादमी के नाम से। जी जी। पहले 10th तक चलती थी, +2 तक किया, उसको डेवलप किया और +2 में जो है लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा परेशानियाँ आई हैं। शिक्षा जगत में तो भूचाल सा आ गया है, बहुत सारी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है शिक्षकों को। जी जी। और जो शिक्षण से जुड़े जो भी व्यवसाय हों, चाहे वो किसी भी तरह का हो, तो सब अभी संघर्ष कर रहे हैं इस लॉकडाउन के कारण। जी। तो इन्हीं संघर्षों का हमारा मैं भी रहा और जो है मेरी संस्थान में सिर्फ मैं सिमट करके रह गया। जो मैं सब्जेक्ट चलाता हूँ, जो मैं पढ़ाता हूँ वो इंग्लिश है और मेरी मैडम जो पढ़ाती है वो बायोलॉजी है। तो इंग्लिश और बायोलॉजी को ही हमने, क्योंकि टीम हमें जनरेट करना पड़ेगा और टीम के लिए अभी हम जो है सफिशिएंट नहीं। ये संस्थान कहाँ पे है सर? मेरा संस्थान जो है हमरा चौक से पश्चिम की ओर आप मुड़ेंगे, रतनपुर रोड कहलाता है, वहीं पे कोका कोला एजेंसी के सामने मेरा संस्थान आद्या अकादमी है। वहाँ पे किस क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई होती है, क्या खासियत है, क्या विशेषता है वहाँ पर? जी,
12वीं वर्ग तक के बच्चों की पढ़ाई होती है, 11वीं 12वीं के बच्चों की। 11वीं 12वीं में जो है 2 विषयों की पढ़ाई होती है, एक बायोलॉजी की और दूसरा इंग्लिश की। बायोलॉजी दोनों माध्यम में होती है, इंग्लिश में भी और हिंदी मीडियम के भी बच्चों के लिए भी। जी। जो कि मेरी मैडम है मनीषा कुमारी, वो MSc बॉटनी है, खुद वही पढ़ाने का काम करती हैं, पठन पाठन हर चीज़ वो देखती हैं। जी। दूसरा जो है वो इंग्लिश का है और इंग्लिश का सेक्शन मैं देखता हूँ। सर एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि आप एक इंग्लिश टीचर हैं, तो बच्चों में इंग्लिश के डर का क्या कारण है? सर सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो चीज़ें हों उसको सबसे पहले जानें। बच्चों को ये नहीं पता है कि इंग्लिश है क्या। बच्चों को मैं यहाँ से इस मंच से उन सभी बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि इंग्लिश एक विषय नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। जी। और लैंग्वेज भाषा है। भाषा यानी हम अपनी अभिव्यक्ति को आदान प्रदान करते हैं। जी बिल्कुल। आज के हर बच्चे, हर लोग, चाहे वह इलिटरेट ही क्यों ना हो, वह अंग्रेजी शब्द को अपने वाक्यों में जोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। इंटरेस्टेड हैं इंग्लिश के प्रति, लेकिन वो पीस हैं, वो शो करना चाहते हैं, उसको अपने फीलिंग से नहीं जोड़ना चाहते हैं। जिस दिन वो इंग्लिश को फीलिंग से जोड़ लेंगे उस दिन वो इंग्लिश सीख जाएंगे। जी। और इंग्लिश इतना आसान कोई सब्जेक्ट लैंग्वेज है ही नहीं। जी। क्योंकि आप हिंदी में बहुत बातों को, बहुत शब्दों को जोड़ करके एक हिंदी का वाक्य बनाते हैं और कम से कम शब्दों में सिमट जाता है इंग्लिश का जो है सेंटेंस। हाँ, बहुत सारे कम वर्ड्स में जो है इंग्लिश के सेंटेंस जनरेट हो जाते हैं। तो यहाँ दिक्कतें यहाँ है कि इंग्लिश को एक डर के रूप में इसलिए लेते हैं कि एक विषय के रूप में, फैक्ट के रूप में वो चाहते हैं ये रूल याद कर ले, ये फैक्ट्स याद कर ले, ये कर ले। तो जब आप किसी चीज़ों के ऊपर आप जो है किसी चीज़ों को बोझ बना करके चलेंगे तो वो आपको परेशान करेगा, लेकिन आप चीज़ों को आसान बना करके चलेंगे। मैं जब पढ़ता था सर तो मुझे XY से डर लगता था। जी। मैथ्स में XY जब शुरुआत थी तो मैथ्स के टीचर तो उन्होंने मुझे सिखाया कि XY तुम मानो ही नहीं। जी। तुम गधा मान लो, तुम घोड़ा मान लो, कुत्ता मान लो, कुछ भी मान लो। कुछ भी मान लो मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा जो XY का जो डर है वो निकल जाएगा और तुम चीज़ों को सीख लोगे। और उस तरह से हमने सीखा है, उसी तरह से मैं बच्चों को भी सिखाता हूँ। तुम इसको डर पालो ही नहीं इसके अंदर। अच्छा, इंग्लिश का हमारे करियर में, हमारे पर्सनालिटी में क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे इंग्लिश से बच्चे को भयमुक्त किया जाए? सर इम्पोर्टेंट तो इंग्लिश का ही है। मैं बताना चाहूँगा कि आज मैं UPSC के कमीशन में नहीं हूँ, उसका एक बड़ा कारण इंग्लिश भी है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे कंफर्ट होते हैं UPSC में। जी बिल्कुल। उससे एक कंफर्ट जोन मिलता है, रिजल्ट काफ़ी उसके। बिल्कुल। आप इस बार के ही क्वेश्चन को देख लें, PT का क्वेश्चन है जिसमें मतलब नन कोऑपरेशन पूछा गया इंग्लिश मीडियम के बच्चों के नन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में, उसका मेन पॉइंट। और उसको हिंदी ट्रांसलेट जब किया, वो हिंदी क्वेश्चन जब बना तो उसे लिखा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि असहयोग आंदोलन होना चाहिए था। लेकिन उस मार्किंग किस पे मिलेगा? इंग्लिश के ऊपर मिलेगा, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चंस को ही करेक्ट माना जाएगा, हिंदी के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो है मार्किंग नहीं मिलेगी। यानी 1 क्वेश्चन इन 2 मार्क्स का जो है वहाँ पे परेशानी हो गया हिंदी मीडियम वाले बच्चे को। यहाँ 0.4 का तो जो है संघर्ष है, यहाँ तो 2 मार्क्स की बात है। तो एक जो है आपको मैं समस्या भी दिखाया। जी। तो आज दूसरा चीज़ जो है हमारा जो करिकुलम है सर, हम बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं, भले पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जितने भी कंपटीशन हैं, अच्छे कम्पिटिटिव कमीशन को आप देखिएगा, जो कमीशन कंपटीशन को लेती है उसमें इंग्लिश कंपलसरी है। जी। लेकिन हमारे बिहार बोर्ड में आज तक समस्याएं ये बनी हुई है कि कंपलसरी नहीं बनाया गया। तो बच्चे इंटरेस्ट से पढ़ते ही नहीं। पासे तो करेक्ट है, तो पास भी नहीं करना है। फेल भी कर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डर नहीं है। हाँ, डर नहीं है। इस तरह से जो है 12th में आते हैं तो चले जाते हैं कोचिंग, भीड़ में चले जाते हैं। टीचर्स भी क्या करते हैं, लो मेरा मटेरियल, लो मेरा नोट और जाओ पास कर जाओ। बस यहाँ सिर्फ पास कराना बताया जाता है। तो पास में जो है ना, इसलिए जो है इंग्लिश उन लोगों के पास नहीं पहुँच पाती है। जी। सबसे बड़ा कारण यह है, उन्हें यह बताया जाए, उन्हें यह समझाया जाए कि यह एक भाषा का आपका माध्यम है। जिस तरह से आप अपने ठेठी को बोली के रूप में, आप अपनी हिंदी को एक्सप्रेस कर लेते हैं एक दूसरे से, उसी तरह से आप इंग्लिश को एक्सप्रेस करें। वर्ड को आप स्टॉक करें, वोकैब को तैयार करें। जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं आप हिंदियों के शब्दों को, उन शब्दों का जो है डिक्शनरी बनाएं अपने माइंड में कि किन किन शब्दों का जाल हमें ज़्यादा काम करेगा। उसके माध्यम से आप बोलना शुरू करें।
लोगों के बीच सेंटेंस का यूज़ करना शुरू करें। जब आप उन चीज़ों का यूज़ करना शुरू कर लेंगे तो धीरे धीरे आप में प्लेसमेंट भी आ जाएगा, उस वर्ड्स का अरेंजमेंट भी आ जाएगा, और यही वर्ड्स का अरेंजमेंट, वही प्लेसमेंट तो सेंटेंस बनाएगा, और आप आराम से अपने जो है एक धारदार फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोल सकते हैं। धन्यवाद सर आपका। एज ए टीचर, आप जो आज के स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा को यह संदेश देना चाहूँगा, और जो भी छात्र छात्राएं मुझे सुन रहे हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्यों को निर्धारित करें। सर्वप्रथम सबसे पहला आप एक अपना डेस्टिनेशन पॉइंट बनाएं कि आपका लक्ष्य क्या है। जब आप लक्ष्यों को निर्धारित करेंगे तो उसे पाने के लिए रास्ता तैयार करें, एक माध्यम तैयार करें, और उन माध्यमों पे खुद से ना बेईमानी करते हुए, क्योंकि बेईमानी मैं सर्वप्रथम मैं खुद से करता हूँ। जी जी। मैं खुद से बेईमान था, आज मैं अपने माता पिता का कुछ नहीं ले पा रहा हूँ। ईमानदार होना। उस समय मैं 25,000 रुपये 30,000 रुपये मिनिमम जो है मंथली मुझे जाता था। आज भले मुझे नहीं आ पाता है, उसके लिए जो है प्रयास करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उस समय मेरे अकाउंट्स में चले जाते थे खर्चे के नाम पे। लेकिन मैंने क्या किया, उस समय लग रहा था मैं माँ बाप को ठग रहा हूँ, लेकिन मैं ठग रहा था खुद को, मैं स्वयं को ठग रहा था। ये अपने अंदर की बेईमानी को, अपने अंदर की चोर को आप निकाल दें। हर मुकाम, हर मंजिल आपके पास है। मैं हर लोगों को ये यहाँ से कहना चाहूँगा कि आप एक मंजिल तय करें, उस मंजिल के लिए माध्यम बनाएं, रास्ता बनाएं, और उन रास्तों पर खुद से बिना बेईमानी करते हुए, खुद से बिना चोरी करते हुए पहुंचने का काम करें। आपको किसी का साथ नहीं की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आप खुद में सबल हैं, सिर्फ अपने आत्मबल को तो जगाइए। जी जी, बहुत सुंदर सर। निश्चित रूप से आप अपने आप को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने। जो अभिभावक यहाँ से देख रहे हैं, उन पेरेंट्स से आपकी क्या अपील होगी? पेरेंट्स से अपील यह होगी कि मैं अब उस दौर में हूँ कि जब मैं एक छात्र था, एक अभिभावक के साये में रहता था, उस दौर को भी मैं पार कर गया हूँ, और आज मैं उस दौर में भी हूँ जो एक संघर्ष कर रहा हूँ। और दूसरा कि मैं स्वयं एक अभिभावक भी हूँ, तो मैं सुझाव दे सकता हूँ उन अभिभावकों को भी। तो अभिभावक को यह बताना चाहूँगा कि जो बच्चे आपके कार्य कर रहे हैं, उन्हें आप डायरेक्ट मना न करें, नकारात्मकता उसके अंदर आने ना दें, उसे आप गाइड करें, साइलेंटली उसे आप गाइड करें। और गाइड करने के क्रम में जो है, आप जब आप गाइड करेंगे, साइलेंटली गाइड करेंगे, तो क्या होगा कि आपका एक फ्रेंडशिप जोन बन जाएगा बच्चों और आपके खुद के बीच। जी जी, अभिभावक और खुद के बीच एक जो है, तब क्या होगा, जब वो परेशानी में होगा तब बताइएगा, अपने आप बताएगा, अरे बेटा तुम ये जो कर रहे हो ना, इसमें जो है इस समस्या आ सकता है, इसलिए इसको इस तरह से करो, अच्छा करेगा। हमने मना नहीं किया, हमने उसे और प्रमोट कर दिया तरीका बदल करके। और जब उसे लग जाएगा कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरे गार्जियन, मेरे अभिभावक मेरे साथ हैं, मुझे प्रमोट कर रहे हैं, हर चीज़ों पे मेरी निगाहें उनकी है, तो बच्चा बिल्कुल बेहतर जाएगा, हर चीज़ बेहतर करेगा। लेकिन आज क्या है, बच्चे को चुप करना है, बच्चे को जो है ये नहीं करो, वो नहीं करो, मोबाइल ले लो, पढ़ना है पापा, क्या चीज़ पढ़ना है, तो मोबाइल से पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना, ले लो मोबाइल। लेकिन मोबाइल का यूज़ वो कहाँ कर रहा है, इस बातों पे हम नज़र रखनी होगी। आज के गार्जियन कहीं ना कहीं नज़र नहीं रख पा रहे अपने बच्चों पे, समय के अभाव के कारण हो। आज सर मैं पढ़ाता हूँ, मैं ये देखता हूँ इंटर के जो बच्चे हैं, मुझे ऐसे अभी तक 2-4 गार्जियन ही मिले हैं जो अपने बच्चों के बारे में फीडबैक पूछने आते हैं कि मेरा बच्चा कैसा है, जी जी, अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। गार्जियन से फ़ोन भी करते हैं तो वो बताते हैं, हाँ सर बोला था कि नहीं ठीक पढ़ाए हैं, इसलिए जो है नहीं जाएंगे, हाँ सर जो है आज बीमार है, आज नहीं गया। तो आप अगर शिक्षक ने आपको फ़ोन किया, बहुत कम गई है, शिक्षक ने आपको फ़ोन किया तो आप पूछ सकते हैं मेरा बेटा कैसा पढ़ रहा है सर, रेगुलर जा रहा है, क्या है समस्या, क्या है सर। तब क्या होगा कि एक बेहतर कनेक्टिविटी बनेगी, तब उस बच्चे को एक डर रहेगा ना, तब बीमार भी नहीं पड़ेगा, उसको सर्दी जुकाम भी नहीं होगा, अपने टाइम पे वो स्कूल इंस्टीट्यूट आएगा। धन्यवाद सर आपका। सर आप राजनीतिक रूप से भी काफ़ी समृद्ध हैं और सामाजिक रूप से भी काफ़ी जुड़ाव रहा है आपका लोगों के साथ, तो मैं जानना चाहूँगा कि समाज के लिए आगे क्या करने का सोचें आप?
सर जब मैंने जो भी किया सर, मैं बताता हूँ कि मैं असफल जो भी रहा हूँ अपने लक्ष्यों को पाने में, लेकिन अध्ययन के क्रम में मैंने बहुत पढ़ाई की, मैंने बहुत मेहनत किया। अध्ययन मैंने बहुत बारीकी से किया। जब अध्ययन मैंने बारीकी से किया तो मैंने यूपीएससी की तैयारी के क्रम में अर्थशास्त्र भी पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा, साइकोलॉजी भी पढ़ा, सोशियोलॉजी भी पढ़ा, और जो है आपका आईआर भी पढ़ा, इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ा। तो इस तरह से मेरा जो अध्ययन होता रहा तो मैं जुड़ता चला गया। और हमारा देश एक डेमोक्रेटिक देश है। जी जी। तो डेमोक्रेटिक देश है तो हर चीज़ जो है, सत्ता की जो चाबी है, सत्ता की जो शक्ति है, वो पॉलिटिकल लोगों के हाथों में। बिल्कुल, नीति वही बनाते हैं। नीति बनाते हैं, नीति को हर चीज़ों को अपने आधार पे उनका नियंत्रण है। बिल्कुल, राजनीतिक जो हेड होते हैं वो राजनीतिक लोग ही होते हैं, मुखिया सही जो बात होते हैं। तो जब, और हमारा समाज जब वो मुखिया हैं, आपके घर के हमारे घर के जो मुखिया हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही हमारा परिवार और समाज, बिल्कुल सही बात। तो हमारा देश और समाज तो उन्हीं के अनुरूप चलेगा। तो जब उनके अनुरूप चलेगा तो राजनीति को हमने पढ़ा। अब मेरे पास कोई विकल्प ना है, मैं किसी कमीशन में ना हूँ, तो मैं जिस जगह पे हूँ उन जगहों से अपने समाज का किस तरह से निर्माण कर सकूँ, इसी निर्माण के क्रम में मैं समाज के साथ जुड़ता चला गया। जी जी। मैं समाज को जोड़ता चला गया। मैं अभी भी अपने संस्थान में सर अपने गांव के बच्चों को, सीमा पूरे पंचायत के बच्चे को, नगर निगम वार्ड के बच्चे को, नगर निगम वार्ड 18 के बच्चे को, और अपनी ससुराल, मेरा ससुराल महेंद्रपुर है, महेंद्रपुर के बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई देता हूँ। जी जी। ये नहीं जो मैं इलेक्शन में आ रहा हूँ इसलिए, इससे पूर्व सर मैं अपने गाँव में प्रगतिशील श्री हरगोविंद पुस्तकालय में मेरा भाई इंसेप्शन कोचिंग के नाम से मुफ्त पढ़ाने का काम करता था, जिसमें मैं, मेरी पत्नी, और उस समय मेरे पास टीम थे 10th क्लास के, NITN वगैरह थे, वो वगैरह जाते थे वहाँ पढ़ाने के लिए। वहाँ पढ़ाया भी जाता था, उन लोगों के लिए बुक्स वगैरह अरेंज करते थे हम लोग, लीडर्स वगैरह से, सोशल वर्कर से, और बच्चों के बीच किताबों को भी बांटते थे मुफ्त में। तो इस तरह का काम मैं करता चला आया हूँ। और ये चीज़ें जो मुझे मिला है, ये मेरे पिताजी से मिला है। जी जी। मेरे पिताजी निस्वार्थ रूप से, बिना देखे ऊंच नीच को, बिना जात पात के भेद को बिना देखते हुए, हर दरवाजे पे, हर परेशानियों में, हर खुशियों में मेरे पिताजी जाते हैं, और निसंकोच जाते हैं, निस्वार्थ जाते हैं। आज तक वो निस्वार्थ ही गए हैं। और उन्हीं से मुझे लगा कि मैं अपने पिता के कार्यों को आगे बढ़ाऊं। जी जी। और आगे बढ़ाते हुए मैं अपने समाज के साथ जुड़ता चला गया, और इससे मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैंने सर वार्ड 18 में आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया, बिल्कुल मुफ्त। जो है 300 से अधिक लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है। जो है मैंने आँख जांच की शिविर लगवाई। जी जी। लोगों को वहाँ पे निजी क्लिनिक के डॉक्टर के माध्यम से, जी जी, सारे इक्विपमेंट जा नहीं सकते थे, तो वहाँ उनका जो है पुर्जा बना, और उनको फ्री में 1 सप्ताह के अंदर समय दिया गया। 1 सप्ताह के अंदर आप इलाज करवा सकते हैं, और लोगों ने इसका लाभ लिया। जी जी। 2 दिन मैंने कैंप लगवाया अपने वार्ड। अभी कुछ दिनों पहले देखा जा रहा है कि कुछ प्रशिक्षण, जी बिल्कुल, तो मैं क्विज कंपटीशन भी कराने जा रहा हूँ। लोग बच्चों के बीच एक प्रतिस्पर्धा का कहीं ना भावना बने, माहौल बने। और क्विज कंपटीशन में सर गांव में बच्चे बहुत तरह के लोग आएंगे, बहुत जगह के लोग आएंगे, तो वहाँ की जो दुकान है उनकी भी तो शॉपिंग होगी। जी जी। अगर आप कोई ना कोई मंथली कार्यक्रम कराते रहिए तो लोगों के आय में वृद्धि होती है निश्चित रूप से। इस तरह का, और एक कार्यक्रम से आपका समाज जुड़ा होता है, माहौल, और एक पॉलिटिकल जो डोमिनेंस वाले लोग हैं, पॉलिटिकल जो हेड है, उनकी नज़र जाती है। जी बिल्कुल, ब्यूरोक्रेट्स की नज़र जाती है कि वो गांव कैसा है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। तो इन वजहों से, और मैं एक कार्यक्रम करवा रहा हूँ, ये त्रिवेणी NGO चला रही हैं, अंजलि प्रिया मैडम, सरिता राजस्थान पे। जी, उनसे मेरी बात हुई है, तो वो 23 तरह के कार्यक्रम को सिखाने का काम करती हैं। यहाँ भी वो मुफ्त में सिखाती हैं। जी बिल्कुल, तो मुफ्त में सिखाती हैं। तो मैंने उनसे बात किया कि मैडम आप मुझे सहयोग करें। तो मेरे गांव में भी महिलाएं हैं, मेरे गांव में भी ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं जिनको पेंटिंग आती होगी, वो छुपे हुए हैं, क्योंकि हमारे में कला उनके अंदर है। हमारे में कौन कला है और कौन प्रस्फुटित हो जाएगा, इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन आपके पास अवसर आते हैं तो आपको आगे निकलने का मौका मिलता है। तो उन्हीं क्रमों में मैं जो है मैडम से बात किया हूँ, मैडम ने मुझे हामी भरी है, और जो है मैं वहाँ के महिलाओं के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए मैं तरह तरह के कार्यक्रम को ले जाना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद भी कि इस तरह से समाज को जगाने के लिए और
जन कल्याण में आप जो अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं, हमारे केवी स्टूडियो परिवार की ओर से भी बहुत बहुत बधाई आपको। सुनने में ये भी आया है कि सर इस बार नगर निगम के चुनाव में आप अपनी मैडम का जो है कहना प्रत्याशी के रूप में उन्हें उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगा सर कि आप अगर कुछ करते हैं तो मैं पहले भी आपको बताया कि पॉलिटिकल ही पावर होना चाहिए, पावर होता है। तो आप किसी कार्यों को अगर करेंगे तो पॉलिटिकल पावर है। पॉलिटिकल पावर मतलब मास पावर। जी जी। गांधी जी कितने बॉडी बिल्डर थे, ब्रुसली तो थे नहीं, हाथ में डंडा लिए हुए थे, एकदम साधारण सा इंसान थे, बिल्कुल। लेकिन वह अंग्रेजों को हिलाने का मादा रखते थे। जी जी। क्या था उनमें? उनकी शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र था मास पावर। अगर आज जो डायलॉग सिनेमा में कहते हैं, चल देंगे तो रैलियां हो जाएंगी, बैठ जाएंगे तो हड़तालें हो जाएंगी, तो वो गांधी में वो दम था। जी जी। अगर जहां खड़े हो जाते थे तो हड़तालें हो जाती थी। जी जी। तो वो दम मास पावर था, जनता का समर्थन था। तो जनता का समर्थन से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। आप एक जो हमने कॉन्सेप्ट रखा है, हमने जो डायग्राम तैयार किया है अपने नगर के विकास का, अपने वार्ड के विकास का, उस डायग्राम को अगर हम धरातल पर लाएंगे तभी हम ला पाएंगे जब हमें पॉलिटिकल सपोर्ट होगा, जब लोगों का जन समर्थन। क्योंकि जनता अपनी शक्तियों का जो है एक समूह में किसी एक व्यक्ति को दे देती है, जिससे वह शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन वह शक्तिशाली व्यक्ति वह उन सारी शक्तियों का अपने को शक्तिमान बनाने के लिए, अपने को विकसित करने के लिए स्वयं को उपयोग कर लेता है, जिनसे उनकी शक्तियों का दुरुपयोग हो जाता है। जी जी। तो मेरा मानना है कि आपकी जो शक्तियां होंगी, मैं आपको एक समूह में जो आपने मुझे शक्तियां दिया है, आपने अकेला दिया है, लेकिन मैं आपके सामूहिक शक्तियों को हर लोगों पर एक नज़र से बराबर, बिना क्षेत्र का भेद किए हुए, बिना जाति का भेद किए हुए, बिना वर्ग का भेद किए हुए, बिना आय का भेद किए हुए, हर लोगों को जो जुनून होगा, जो निचले पायदान पे होगा, उसका क्रम होगा, क्रमानुसार मैं उन सभी व्यक्तियों तक उस बातों को पहचानने का काम करूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। हम चाहेंगे जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उनका भी सहयोग, उनका स्नेह आपको प्राप्त हो और आप आगे बढ़ते रहें। हमारी ओर से पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने केवी स्टूडियो के साथ अपने विचार साझा किए, कैसा लगा आपको? सर मुझे बहुत बेहतर लगा। मैं आपको प्रारंभ में ही कह दिया कि यह एक जो है लोगों को, बेजुबान लोगों को आवाज़ देने का काम है। दूसरी बात, हमारे समाज के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर ऐसे कई कौशलवान व्यक्ति हैं जिनको समाज, हमारा क्षेत्र नहीं जान पा रहा। जी जी, छिपे हुए हैं, वो छिपे लोग हैं। तो आपने छिपे हुए लोगों को निकालने का काम किया है, निखारने का काम किया है। इससे क्या होगा कि वह अपने कार्यों को नहीं कर पा रहा है व्यक्ति, तो आपके पास आकर के अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को बता सकता है, जिससे जिनके पास शक्तियाँ हैं वो व्यक्ति उस योजनाओं को धरातल पर लाएंगे। अगर मेरे पास शक्ति है, मैं ला रहा हूँ, मैं उस काम को कर पा रहा हूँ, लेकिन यह सोच किसी और व्यक्ति का है, तो वह सोचने वाला व्यक्ति कितना खुश होगा। जी जी। तो आप हर व्यक्ति को खुशहाल करने की जो बीड़ा आपने ठाना है इस क्षेत्र में, इस जिले के अंदर, जी। उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यह संस्थान, यह इंस्टीट्यूशन, यह ऑर्गेनाइजेशन फले फूले, आगे बढ़े, इसका वैश्विक रूप हो, इसकी मैं कामना करता हूं। मैं पुनः एक बार डॉक्टर रोशन सर को, उनके साथ साथ मैं आप सभी केवी स्टूडियो के टीम को जी जी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपको भी बहुत धन्यवाद सर।